तो यहाँ पर आपका संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया है और उसका नाम है, मैंने खुद नाम रखा है, पोस्टमार्टम ऑफ वर्ब। पोस्टमार्टम ऑफ वर्ब, इट मीन्स व्हाट? वर्ब का पूरा पोस्टमार्टम, मतलब चीर फाड़ एकदम इस तरह से। क्लियर है? तो सबसे पहले ये देखते हैं वर्ब क्या होता है। तो वर्ब की बात करें तो वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। वर्ब इज आल्सो नोन एज एक्शन वर्ड। एक्शन मीन्स काम, एक्शन मीन्स काम, मीन्स वर्ब वो होता है जो कि एक्शन को शो करता है, जो कि काम को शो करता है, जो कि काम को बताता है, काम के बारे में बताता है कि कौन सा काम किया जा रहा है। क्लियर है? सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, ये सिंपली अभी आप समझो। अब बात करें वर्ब कितने टाइप का होता है, तो वर्ब दो टाइप का होता है। एक तो बिकॉज वर्ब को एक्शन वर्ड यानी कि काम वाला शब्द कहते हैं, ऐसा शब्द जो कि काम के बारे में बताता हो, है ना। इसलिए एक तो वर्ब होगा, वो होगा जो कि मेन काम को बताएगा, है ना, यानी कि मेन वर्ब जिसे हम कह देंगे। और एक ये होगा जो कि मेन वर्ब की हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा? मीन्स हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान हो पाएगी कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा टेंस है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब, नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली ये क्या है, देखो नाम से क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाली, है ना, वर्ब यानी कि मेन वर्ब की हेल्प करती है। हेल्प क्यों करती है? ताकि आप टेंस की पहचान कर सको। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ ये मेन वर्ब है, गो में लगा है आईएनजी। अगर एम है तो एम ने क्या हेल्प किया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एम ने क्या हेल्प किया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कह दूं आई वाज गोइंग टू स्कूल, अब वाज क्या कर रही है? वाज ये हेल्प कर रही है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है कि कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं यहीं पर कर देता हूं आई हैव बीन और इसके साथ में हाँ टाइम ऐड कर देता हूं सिंस 2 o'clock सपोज, तो अब ये इन्होंने हेल्प किया कि हैव बीन के साथ टाइम लगा है, यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली मेन वर्ब की तो हेल्प करता है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन किस चीज के लिए हेल्प करता है? तो टेंस की पहचान के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर आपने पहचाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बात करें इनडायरेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब हैव बीन चला जाता है हैड बीन में। क्लियर है? अच्छा ये समझ में आया? एक्चुअली अभी तक आप लोग पढ़े तो होंगे, लेकिन एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब को केवल इतना समझ रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है। लेकिन अब आज ये भी समझ में आ गया मेन वर्ब की हेल्प करती है, बिल्कुल सही है, मेन वर्ब के पहले भी यूज होती है, लेकिन एक्चुअल में किस लिए हेल्प करती है, क्या करने में हेल्प करती है? तो टेंस की पहचान करने में। अच्छा ये बताओ, आप दिमाग लगाओ, टेंस की पहचान आपने मेन वर्ब से किया कि हेल्पिंग वर्ब से? ईमानदारी से बताओ, है ना। पहली तो प्रायोरिटी आई तो भाई हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान हुआ, क्योंकि मेन वर्ब की आईएनजी तो भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आईएनजी है, सब में आईएनजी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि कौन सा टेंस है। समझ में आया? बोलो इतना क्लियर है? तो अगर वर्ब की बात करें तो बेसिकली वर्ब कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का, एक तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब चूंकि प्रिंसिपल है, एक तरह से मेन है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब चूंकि एक तरह से हेड, सेंटेंस में हेड की तरह काम करता है, मेन की तरह काम करता है। देखो एक चीज सुन लो,
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट्स की हेल्प लेकर हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे मैं कह दूं आई, तो क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं है भाई। आई कहोगी मैं, ठीक है आगे तो बोलो, आगे तो बोलो, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हम कहते हैं गो, हम आपसे कह दें गो, तो एक ही वर्ब बोला, लेकिन आप समझ गए कि ये जाने के लिए कह रहे हैं। मतलब एक वर्ब से, मतलब एक सेंटेंस में अगर पूछ लिया जाए मेन क्या होता है, जिसके बिना सेंटेंस का अस्तित्व ही गिर जाएगा, सेंटेंस बर्बाद हो जाएगा, वो कौन है? वर्ब, है ना। और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? वर्ब में कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? मेन वर्ब। गो, जाओ। लेकिन मैं कह दूं इज, आप सोचोगे अबे इज है, ठीक है, कहना क्या चाह रहे हो भाई, है ना। तो मतलब मेन वर्ब, इसलिए इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल का जो काम होता है ना, एक्चुअल में प्रिंसिपल का जो काम होता है एक हेड की तरह काम होता है ना। जैसे टीचर्स, सारे टीचर फैकल्टी के हेड होते हैं प्रिंसिपल, ठीक। तो प्रिंसिपल का काम होता है टीचर के साथ एक तरह से फ्रेंडली बिहेव करे, जिससे टीचर अपनी कोई भी प्रॉब्लम को प्रिंसिपल से विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर सके। वहां पर मैनेजर या देश भर के ऊपर के नहीं, टीचर को पहला मतलब होना चाहिए किनसे? प्रिंसिपल से। आफ्टर दिस मैनेजर, एक स्टेप होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है मैनेजर, प्रिंसिपल डील करे मैनेजर से, लेकिन उल्टा चलता है ना। मैनेजर ही बात करते हैं टीचर से, कोई प्रॉब्लम होती तो ऐसा होता है इन्हीं से जाकर। तो मतलब इसीलिए सब बनाया जाता है कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का काम है कि सारे क्लास में जाकर टीचर को देखो कौन कैसा पढ़ा रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, पूरा फेस करो। एक्चुअल में प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल अपना काम इजी करने के लिए एक बना लेते हैं वाइस प्रिंसिपल, ये देश भर की नौटंकी करते हैं। इससे क्या होता है, दो रीजन है, या तो प्रिंसिपल को हो सकता है प्रॉपर नॉलेज नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं कि हम टीचर को डील कर पाएंगे, तब वो सारा सजेशन किससे लेते हैं? वाइस प्रिंसिपल से, है ना। एक तरह से जैसे राजा सारा सजेशन लेता है मंत्री से, करता कुछ नहीं, है ना, और जो सही लगता है उसी को, वैसे सेम यहाँ वाइस प्रिंसिपल। अब इसके नीचे कौन होगा, तो इसके नीचे इस तरह से जैसे किसी टीचर को हेड कर दिया जाएगा, तो इनसे इजी हो जाएगा वाइस प्रिंसिपल को बातों को पता करने में। फिर इनसे नीचे कौन होता है क्लास में? मॉनिटर, मॉनिटर से पूरे क्लास का एक मैनेज हो जाएगा। इस तरह से सिस्टम चलता है, क्लियर है। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और भाई ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को अगर एक ग्रामेटिकली देखें तो हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? पी रहेगा पी। ओ सॉरी, क्या यार, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ ऑक्सिलियरी वर्ब। चल, अभी आपका ये वर्ब दो टाइप का हुआ जिनकी हमें जरूरत लगती रहती है। अब भाई प्रिंसिपल वर्ब, इनके 5 फॉर्म्स, वैसे बेसिक रूप से 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। एक तो फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, और तीसरा थर्ड फॉर्म जिसे कह सकते हो आप परफेक्ट फॉर्म। और इसके बाद एक जबरदस्ती बना दिया जाता है ना, जिसको कह देते हैं आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एंड एक और हो जाता है फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस। ये चीज होता है आपका, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। भाई हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो बेसिक रूप से हेल्पिंग वर्ब दो हैं। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक क्या है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है आपका
सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही मोडाल्स कहते हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलते हैं। मोडल्स नहीं होगा, मोडाल्स होता है। क्लियर है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अगेन 3 कैटेगरी है इनकी। देख रहे हो कितनी जनरेशन बढ़ रही है। ऐसे नहीं भारत की आबादी 140 करोड़, कुछ ग्रामर वगैरह भी रोल निभाते हैं, है ना। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप की है। एक तो है आपका वर्ब टू बी, जिसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वर, या बिल भी इसी में आ जाएगा। दूसरा आता है आपका वर्ब टू हैव। हैव फैमिली में 3 आती हैं, हैज, हैव, हैड। और एक आता है आपका वर्ब टू डू। टू डू में 3 आती हैं, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। क्लियर है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जनरली टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है प्राइमरी वाला यूज होता है, बस थोड़ा सा कलाकारी होती है। मतलब समझ रहे हो कलाकारी कैसे होती है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज, कॉन्टिन्यूस की इज एम आर, परफेक्ट का हैज या हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन या हैव बीन। कलाकारी हो गई कि नहीं? हैज बीन या हैव बीन। एक्चुअल में इतनी ही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकेंडरी की बात करें तो इसमें 13 है। 13 ना मेरा, ये इसका है ना। यहाँ 12 है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 12 है और यहाँ पर 13 है। कौन कौन सा है? कैन हो गया, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, 2 हो गया। मे का पास्ट फॉर्म माइट, 4 हुआ। और सेल, सेल का पास्ट फॉर्म शुड। और बताइए कौन है? हाँ, विल, विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड। विल, विल का पास्ट फॉर्म वुड। और क्या होती है? मस्ट, ought to, need, dare, used to। क्लियर है? यहाँ पर देखिए सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में 13 सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, सेल का पास्ट फॉर्म शुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to। क्लियर है? तो ये है आपका पूरा वर्ब की फैमिली। मतलब वर्ब के परिवार में इतने लोग हैं सब मिलाकर। समझ रहे हैं? इसे लिखिए, पहले इसे लिख लीजिए, फिर एक एक पर काम करेंगे हम लोग। इसे लिखिए स्पीड में थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपका वर्ब है, और वर्ब में आपको सिंपल से समझना है कि एक एक यूज। जैसे अभी तक आप लोग इज एम आर पढ़े थे, देखो सिंपल सा इज एम आर। अब देखिए इज एम आर एक तरह से बहुरूपिया होता है। कैसे होता है ध्यान से समझो। अगर इज एम आर के साथ में नाउन की बात हो रही है ना, इज एम आर के साथ में किसकी बात हो रही है? नाउन की, या बात हो रही है एडजेक्टिव की, या बात हो रही है आपका एडवर्ब का। तो उस सिचुएशन में इज एम आर का जो सेंस निकलता है वो निकलता है, हैं, हो और हूँ निकलता है। क्या सेंस निकलेगा? इज एम आर का मतलब है, हैं, हो, हूँ। लेकिन अगर इसी में मैं बात कर दूं, पास्ट में चला जाऊं, ये चीज किस में चला जाऊं? पास्ट में चला जाऊं, यानी कि वाज या वर के साथ में अगर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, वाज या वर के साथ में क्या हो? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो, तब वाज या वर का सेंस किससे निकलता है? था, थी, थे से निकलता है। लेकिन इसी में हम चला जाऊं फ्यूचर में, यानी कि विल बी, है ना, या शैल बी। विल बी या शैल बी के साथ अगर आपका नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो उस सिचुएशन में विल बी या शैल बी का सेंस निकलता है होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे, या इसका सेंस निकलता है बनेगा, बनेगी,
बनेंगे, ये वाला सेंस निकलता है। क्लियर है? ये कब अप्लाई होगा? जब कोई मेन वर्ब नहीं होगा, ऐसे समझो, जब वहां पर कोई मेन वर्ब नहीं होगा। क्लियर है? कोई मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ वह वहां होगा, वह वहां होगा, तो बताइए क्या यहाँ कोई मेन वर्ब है? क्या यहाँ कोई मेन वर्ब है? नहीं, एक तरह सिंपली होगा, होगी, होगी, ऐसा तो है नहीं। वह वहां जा रहा होगा, वह वहां खा रहा होगा, वह वहां पहुंच चुका होगा, ऐसा तो है नहीं ना। इसका मतलब हम सिंपली किस में चलेंगे? विल बी या तो शैल बी में। तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? ही विल बी दियर, ही विल बी दियर। अगर मैं कह दूं वह यहाँ है, वह यहाँ है या इधर है, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर यहाँ है, क्या है के पहले कोई टेंस वाला पहचान है? यहाँ आती है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ गई है, यहाँ 2 बजे से आ रही, कुछ है नहीं, मतलब मेन वर्ब नहीं है, या कोई टेंस की पहचान तो है नहीं ना। तो जब कोई टेंस की पहचान ना हो तो उस सिचुएशन में है हो हूं का सेंस किस में निकलेगा? इज एम आर। तो क्या हो जाएगा? सी, और सी के साथ क्या लगेगा? इज, ये तो सबको पता है। तो क्या हो जाएगा? सी इज हियर, सी इज हियर। समझ में आया इतना? जैसे मैं कहूं मैं एक किसान था, मैं एक किसान था। अब देखिए क्या था कि पहले कोई पहचान है क्या? ये पार्टिकुलर किसी टेंस की पहचान है? ऐसे आपको दिमाग लगाना, इसलिए मैंने टेंस पहले पढ़ा दिया है। क्या ये था से कोई टेंस की पहचान होती है? नहीं, क्योंकि टेंस की पहचान में या तो ता था, ती थी, ते थे, या तो रहा था, रही थी, रहे थे, या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थे, गए थे, या तो रहा था, रही थे, रहे थे प्लस टाइम के साथ में। ये सिंपली यहाँ पर था है, यानी कि एक्चुअल में मेन वर्ब नहीं है, एक्चुअल में मेन वर्ब नहीं है। अब इसका मतलब हम किस में चलेंगे? वाज या वर में चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई वाज आ फॉर्मर। अगर एक्चुअल में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर वाज ही जो कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह। वाज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के प्लेस पर यूज होने लगे, ऐसे वर्ब को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करता है, मुझसे लिंक कर रहा है फॉर्मर से, है ना? समझ में आया कुछ? क्लियर है? मतलब सिंपली आपको ये याद, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ट्रांसलेशन में, ये वाला पोर्शन मिलता है। इसे लिखो, अभी मैं ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस भी दिखा रहा हूँ, इसे लिखिए पहले। पर देखिए, जैसे देखिए इस कॉन्सेप्ट और टेंस का यूज कैसे पैसेज में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज 42 में है, महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। देखिए ध्यान से, यहाँ मैं सेंटेंस लिख भी दे रहा हूँ। महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। अब यहाँ पर ध्यान दो, बताइए महान पुरुष थे, थे, सॉरी पीछे से तो कुर्सी उर्सी बने बंद नहीं हुआ सर। यहाँ पर थे है ना। अब बताइए क्या थे से यहाँ कोई टेंस की पहचान वाला है क्या? ता था, ती थी, ते थे है, कोई टेंस की पहचान है? रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थे, गए थे, कोई टेंस की पहचान नहीं मिल रही है। कि मिल रही है जनरल सेंस में अभी देखो, बाकी वैसे देखोगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। यहाँ कोई टेंस की पहचान नहीं मिल रही है, तो सिंपली आप था, थी, थे, और देखो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया, सबसे महान पुरुष थे, तो एक तरह से ये ग्रेट क्या है आपका एडजेक्टिव ही तो है, महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो अब बताएं, था, थी, थे के साथ में कोई स्पेसिफिक टेंस की पहचान नहीं मिल पा रही है, कोई यहाँ मेन वर्ब भी नहीं मिल पा रहा है कि मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, कोई नहीं है ना। तो मतलब हमें किस में चलना है?
था, थी, थे के लिए हमें किसका यूज किया जाता है? वाज या तो वर का यूज। अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। अब पहले महात्मा गांधी को लिख दो, तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी एक ही है ना यस सर, या कई हैं? एक एक ही, नहीं थे से लगाओ, अबे थे मतलब कई थे। एक ही इंसान है, सम्मान के लिए थे लगाया गया है। था लगा दो, महात्मा गांधी अपने समय का सबसे महान पुरुष था। ऐसा लग रहा है गाली दिया जा रहा है। महान पुरुष था नहीं, सम्मान के लिए, भाई गांधी बापू हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता हैं। तो थे, सम्मान के लिए थे लगा है, बाकी होना चाहिए था, तो वाज हो गया क्योंकि महात्मा गांधी सिंगुलर है। और देखिए अपने समय के सबसे महान पुरुष थे, तो पहले सबसे महान पुरुष थे। अब बताएं महान पुरुष की इंग्लिश क्या होगी? हाँ, ग्रेट मैन। लेकिन ग्रेट में भी सबसे ग्रेट, अबे देखो है ना, वेरी ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट, इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर, अब इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। एक लेवल होता है ना, लेवल 3 है। एक तो सिंपल से बता दो, गुड। दूसरा बेटर, मतलब दूसरे कंपैरिजन। बेस्ट मतलब बेस्ट, अब इससे कोई बेस्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया गया? महात्मा गांधी वाज अ ग्रेटेस्ट मैन। और अपने समय के, तो ऑफ हिज टाइम, सिंपली ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। अब देखो ये आपका यही इसी से तो बना। अब इसी, अगर इसी पैराग्राफ को मैं कंटिन्यू करूं तो दूसरा सेंटेंस है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था, है ना। ये वाज बॉर्न, ये कॉन्सेप्ट में चलेगा, ही वाज बॉर्न ऑन, वैसे ये सबको पता है ना, ही वाज बॉर्न। लेकिन अभी खैर मैं पैसेज को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सामने पहले ये कंप्लीट करना है। ये चीज दिखाना था कि कैसे इन सबका यूज होता है ना। या जैसे एक सेंटेंस और है, एक आदमी के 2 लड़कियां थी। तो एक आदमी के 2 लड़कियां थी मतलब एक आदमी के पास 2 लड़कियां थी। पास थी का सेंस है तो वहां पर हेड लगता है, अभी उस पर भी आएंगे, है ना। उसने पहली का एक माली से और दूसरी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया, ठीक है। पहली का माली से और दूसरी का कुम्हार से विवाह कर दिया। कर दिया से कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया। घर गया कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और उसने अपने लड़की से पूछा, लड़की से पूछा, आ का मात्रा कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तुम कैसी हो? तुम कैसी हो, क्या हो के साथ में, एक मिनट, हो के साथ में कोई टेंस की पहचान आ रही है? तुम कैसी हो सिंपली हो है, तो किस में चलेंगे? ईजेमार, तो हाउ आर यू, यही तो होता है ना, कैसी हो, हाउ आर यू। समझ में आया? इस तरह से आपका पैसेज कंटिन्यू किया जाएगा। पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस और ये वाली क्लास पोस्टमार्टम ऑफ वर्ब, अभी तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, पहला है। अभी ऐसे 19 और हैं, 20 मैंने खुद से लिखा है अच्छे से, अभी 19 है, पहला सबको क्लियर है अच्छे से? ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश चाहो तो लिख सकते हो, लिख लीजिए तब तक। और दूसरा ये रब करूं मैं, चलिए ये तो हो गया एक यूज। अब इसमें कई सारे यूज होते हैं, क्लियर है? यहाँ पर जैसे दूसरा यूज है, अगर यहाँ पर ध्यान से समझना, इज एम आर के साथ में अबाउट टू का यूज हुआ है। इज एम आर के साथ में किसका यूज हुआ है? अबाउट टू, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो
तो इस सिचुएशन में इज एम आर अबाउट टू के साथ मिलकर सेंस निकालता है वाला है, वाली है, वाले हैं, या जो सेंस निकालता है ही वाला ही वाली है, वह रोने ही वाली है ना, ही वाले हैं, वह जाने ही वाले हैं। इस तरह से क्लियर है। एक प्लानिंग और एक इमीडिएट प्लानिंग, दो तरह का सेंस। जैसे मैं जाने वाला हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, मैं जाने ही वाला हूं मतलब इमीडिएट प्लानिंग। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने ही वाली है ना। अगर आपको डिफरेंस करना है, एक्चुअल में अच्छे से डिफरेंस दिखाना है, तो इसका सेंस निकलता है इज एम आर के साथ में लगा दो जस्ट, उसके बाद लिखिए अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये कंप्लीट सेंस निकलेगा। जैसे मैं कहूं आई एम जस्ट अबाउट टू स्पीक, मैं बोलने ही वाला हूं, तो जस्ट का मतलब इंस्टेंट, लेकिन आई वॉज अबाउट टू स्पीक का मतलब मैं बोलने वाला था। अच्छा, अभी ये समझे, इतना समझे। इज एम आर के साथ में क्या लग जाता है, अबाउट टू, और अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, तो उसका सेंस निकलेगा किस कैसे, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ, वाले। लेकिन अगर इज एम आर के साथ में जस्ट अबाउट टू का यूज होता है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका सेंस किससे निकलता है, ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं। लेकिन अगर ये पास्ट में चले जाएंगे तो, अगर पास्ट में चले जाएंगे तब क्या होगा, वाज या वर के साथ में ये हो जाएगा अबाउट टू, तब इसका सेंस किससे निकलेगा, वाला था, वाली थी, वाले थे। सेंस कैसे निकलेगा, वाला था, वाली थी, वाले थे। क्लियर है ये सेंस। अगर ये चीज हम चले जाते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं विल बी अबाउट टू, है ना, विल बी अबाउट टू, तब इसका सेंस किससे निकलेगा, वाला होगा, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाले होंगे, वहां पर कई सारे साले होंगे, है ना वाले होंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए इज एम आर के साथ जस्ट अबाउट टू लगा है, तो इसका सेंस किससे निकलेगा, ही वाला, ही वाली है, ही वाले हैं। लेकिन अगर यही मैं कर देता हूं वाज या वर के साथ में, वाज या वर के साथ में जस्ट अबाउट टू, तब इसका सेंस किससे निकलेगा, ही वाला था, है ना। हाँ, मतलब सारा पास्ट में चला जाएगा, ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे। अगर यही फ्यूचर में हो जाए तो विल बी के साथ में अगर लगता है जस्ट अबाउट टू, तब इसका सेंस किससे निकलेगा, ही वाला होगा, है ना, ही वाली होगी, वह रोने ही वाली होगी, वह खाने ही वाली होगी, वह मरने ही वाली होगी, तभी तुम पहुंचोगे और बचा लोगे, है ना। मरने ही वाली होगी या मरने ही वाले होंगे, इस तरह से। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह का आपका सेंस निकलेगा। अभी एक सेंटेंस लिखो, लिखिए मैं आने वाला हूं, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, क्या होगी इंग्लिश, आई एम, अरे भैया ही वाला, आने वाला है, वाला है, मतलब इज एम आर प्लस अबाउट टू में जाएंगे, तो आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। क्लियर है। मैं कह दूं मैं आने ही वाला हूँ, आने ही वाला हूँ, हाँ गुड, मैं आने ही वाला हूँ। अब क्या हो जाएगा, आई एम जस्ट अबाउट टू कम। क्लियर है, समझ में आया। इसी को पास्ट में जाए तो मैं आने वाला था, आई वाज अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला था, आई वाज जस्ट अबाउट टू कम, मैं आने वाला होऊंगा, आई
विल बी अबाउट टू कम या आई शैल बी अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला हूँगा, आई विल बी जस्ट अबाउट टू कम। समझ में आया? इस तरह से आपका बनेगा। क्लियर है? इसे लिखिए। अब यहां पर आता है, देखिए बहुरूपीय रूप, इज एम आर के साथ में अगर लग जाता है एबल टू, तब इसका सेंस निकलता है पाता है, पाती है, पाते हैं से, पाते हैं से। जहां पर समर्थता दिखाई जाए, है ना, समर्थता, जैसे मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, है ना, जहां पर समर्थता दिखाई जाए, जैसे मैं जो है ना खाना खा लेता हूँ, मैं खाना खा पाता हूँ, हाथ है मेरे पास, मैं अपने हाथ से खाना खा लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं अपने हाथ से खाना खाने में समर्थ हूँ। सिंपली इज एम आर के साथ अगर एबल टू लग जाता है तो उसका सेंस किससे निकलेगा? बोलो, पाता है, पाती है, पाते हैं, या कोई चीज जहाँ योग्यनेस दिखाया जाए, आपका योग्यता को दिखाया जाए, वहां पर एक्चुअली इसका सेंस होता है। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल में पढ़ लेता हूँ, घर पर नहीं पढ़ पाता हूँ, स्कूल में मैं 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, स्कूल वाला 8 घंटा, घर वाला नहीं, है ना, मैं स्कूल में 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं लेकिन घर पर नहीं। या आप ऐसे कह सकते हैं मैं स्कूल में पढ़ने के लिए 8 घंटे बैठ लेता हूँ, बैठ लेता हूँ मतलब बैठ जाता हूँ, पढ़ने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन घर पर 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं घर पर नहीं पढ़ पाता हूँ। अब बताइए इसका मतलब क्या है? मैं घर पर पढ़ने में योग्य नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, और पाता हूँ के लिए एबल टू, आई एम नॉट एबल टू स्टडी एट होम, आई एम नॉट एबल टू स्टडी एट होम। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर है आपका? जबकि देखो पढ़ पाता हूँ, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? पाता हूँ, तो पाना की इंग्लिश होती है फाइंड, आई एम नॉट फाइंड टू स्टडी, गलत हो जाएगा। अब दूसरे रास्ते से देखो ना, मैं घर पर नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका सेंस क्या निकल रहा है? मैं घर पर पढ़ने में समर्थ नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू स्टडी एट होम। समझ में आया? अच्छा, यही अगर पास्ट में चला जाएगा तब क्या सेंस निकलेगा? वाज या वर के साथ में अगर एबल टू हो जाए तब सेंस कैसा निकलेगा बताओ? तब पास्ट में चला जाएगा। पास्ट का मतलब पाता था, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, है ना, बोल पाता था, आई वॉज नॉट एबल, इस तरह से पाता था, पाती थी और पाते थे। यहाँ भी वही योग्यता को जब दिखाया जाए, योग्यता को तब होगा। क्लियर है? जैसे इसी को मैं कह दूं मैं घर पर नहीं पढ़ पाता था, अब पढ़ लेता हूँ, है ना, जब से बाप लात मारे तब से पढ़ लेता, है ना। मैं घर पर नहीं पढ़ पाता था, तो अब ये पास्ट में चला गया, अब क्या करोगी? आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी एट होम। सिंपली समझ में आया? इतना क्लियर है आपका? अच्छा, लेकिन अगर ये फ्यूचर में आ जाए तो फ्यूचर का मतलब कुछ ऐसा आ जाए कि विल बी एबल टू आ जाए, विल बी एबल टू प्लस V1, इस तरह से। क्लियर है? तो इसका सेंस किससे निकलेगा? पाऊंगा, है ना, पाऊंगी, पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएंगे, या सकूंगा, सकूंगी। जैसे मैं कहूँ मैं फ्यूचर में तुमसे बात नहीं कर सकूंगा, अभी बात कर लूंगा, मान लो ऐसे, है ना, क्योंकि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं तुमसे बात नहीं कर सकूंगा, ऐसे मतलब कुछ भी, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। क्लियर है? इस तरह से सेंस आता है। मैं शादी के बाद नहीं पढ़ सकूंगा इसलिए मैं नहीं शादी कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर एक असमर्थता मीन्स एक योग्यता की बात हो, वहां पर योग्यता की बात हो, वहां पर
है ना। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखूं, देखना तुम बोल सकोगे। जैसे मान लो कोई नहीं बोल पा रहा है, भाई परेशान ना हो। या जब हम लोग पेशेंट को देखने जाते हैं, यार परेशान ना हो, एक दिन आएगा ना तुम दौड़ सकोगे, तुम दौड़ लोगे, तुम दौड़ पाओगे यार। आज पैर नहीं तो क्या है, कल नकली पैर लगवा कर तुम्हें दौड़वाएंगे। तुम दौड़ सकोगे, तुम बोल सकोगे, तुम देख सकोगे, तुम हंस सकोगे, तुम मर सकोगे। यार देखना एक दिन मर जाओगे पक्का। मतलब ऐसा कौन बोलता भाई, तुम मर पाओगे, अभी नहीं मर रहे हो ना, तुम मर सकोगे। नहीं ऐसा नहीं, गलत हो गया। चलो सिंपल से हम कहते हैं तुम बोल सकोगे, तुम बोल सकोगे। थोड़ा रोमांटिक, तुम अपने मन की बात बोल सकोगे, बोल पाओगे। अभी रखे हो, रखे रहने दो। इस तरह से कुछ भी आप मतलब जहां पर सकोगे, सकेगी या पाऊंगा, पाऊंगी। देखो मेन मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट समझना। सेंटेंस तो कुछ भी आता जाता रहता है भाई, इंग्लिश है, क्या करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू, हाँ स्पीक, बोलने की इंग्लिश स्पीक। तुम हंस सकोगी, यू विल बी एबल टू लाफ। तुम पढ़ सकोगे, यू विल बी एबल टू स्टडी। तुम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकोगे, पहले पढ़ो तो सही। यू विल बी एबल टू टीच वेरी वेल टू द स्टूडेंट। समझ में आया, क्लियर है। मतलब पाता है, पाती है, पाते हैं, या लेता है, लेती, इस तरह से रहे तो वहां क्या रहेगा आपका, इज एम आर प्लस एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा, वाज या वर के साथ एबल टू हो जाएगा। फ्यूचर में विल बी के साथ एबल टू हो जाएगा। समझ में आया, इसे लिख लीजिए, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ।